गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गाइस जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ चलो, आवाज बहुत क्लियरली आ रही है। एक सेकेंड रुक जाओ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और अपन साथ में क्या करने वाले हैं बेटा जी? एंड बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ा टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया, बायोमोलिक्यूल्स ने लिखा उन्होंने, एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स, इन दोनों को मिलाकर अपन करने वाले हैं 190 एमसीक्यूज। कितने? 190 एमसीक्यूज। और एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो इनमें कवर्ड है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसी गारंटी मैं लेता हूं। ओके, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं बनेगा, ऐसी गारंटी मैं लेता हूं। ओके सर प्लीज 4 बजे। मैंने कल 4 बजे का रीजन बताया ना तुमको, क्या हो गया इशू? ओके, वो क्लास बहुत रिस्केड्यूल्ड होगा तो फिर एक वो ट्रस्ट इशू हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा, इमेज मेरा खराब हो जाएगा। मेरे आईएसपी ने क्या बोला है कि सर आप किसी का भी लगा दीजिए, आपका वीक में 3 या 4 दिन है ना, वो अपडेट होता है 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। तो हर एक आईएसपी का वो एक मेरे को कंसर्न आया, उसके लिए ना थोड़ा समझो ना प्लीज, समझा करो प्लीज। ओके चलो आ जाओ जी, डन। तो मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स को मिला के अपन 190 एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसके बाद बेटा जी अपनी क्लास होगी वो 2 बजे होगी। 2 बजे अपन क्या करेंगे जी? मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे। ओके 90 एमसीक्यूज करेंगे। ओके 90 एमसीक्यूज करेंगे 50 मिनट से भी कम समय में। तो ये 2 बजे, ये क्लासेस की टाइमिंग अपन ये फिक्स करते हैं अभी। ओके ठीक है, डन। चलो आइए, तो शुड वी स्टार्ट नाउ? रुक जाओ, अभी 6 एम और 5 एम वाला, रुक जाओ, थोड़ा सबर करो यार, थोड़ा सबर करो, थोड़ा सबर करो प्लीज, सबर करो। चलो आइए शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। चलो पहला सवाल, मैं हॉट सीट पर विराजमान हो जाता हूं, बेटर वही रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इन द सेल डिवीजन, in the cell division, growth in terms of cytoplasmic increase occurs in the continuous process. Yes, in a cell division, DNA synthesis occurs only during the one specific stage in the cell cycle. क्या आपका स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों का दोनों वैलिड है? सर दोनों का दोनों वैलिड है। डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। डीएनए का सिंथेसिस होता किसके अंदर है? तो न्यूक्लियस के अंदर। ड्यूरिंग सेल साइकिल हाउ मेनी टाइम डीएनए सिंथेसिस अकर्स? ओके, डीएनए की सिंथेसिस कितनी बारी होती है? डीएनए की सिंथेसिस कितनी बारी होती है? आपकी एक ही बार होती है, ओनली अ वन टाइम। चलो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituent of the cell, eventually dies in itself into a 2 daughter cells. इसे क्या कहते हैं अपन? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल साइकिल कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग क्या बेटा जी? सेल साइकिल कहते हैं। ओके, ये सेल साइकिल का डेफिनेशन है, सेल साइकिल का डेफिनेशन है। अगला, सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन टर्म ऑफ। सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, किसके टर्म में अगर हम बात करेंगे तो? किसके टर्म में अगर हम बात करें तो ये है आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। ये है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। द सेल साइकिल ऑफ द मैमेलियन सेल एंड द ईस्ट रिस्पेक्टिवली टेक्स अबाउट, ओके मैमेलियन सेल्स, तो मैमेलियन सेल्स 24 आवर्स और ईस्ट आपका 90 मिनट्स, isn't it? So, the cells that do not divide further exit the G1 phase to enter an active stage called the quiescent stage of the cell cycle. Cell in this stage remains metabolically active but no longer
proliferate unless called on to do so depending upon the requirement of the organism. यार स्टेटमेंट बी तो सही लग रहा है बट स्टेटमेंट ए मेरा इनकरेक्ट लग रहा है. ये इनकरेक्ट क्यों लग रहा है? बिकॉज ये एंटर करता है इनएक्टिव स्टेज में. एक्टिव नहीं कि आपकी इनएक्टिव स्टेज में आपकी ये एंटर करी है. समझ में आ रहा है? ओके चलो. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ सेल साइकिल. करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा बेटा? करेक्ट सीक्वेंस पहले चलेगा G1 फेज, फिर चलेगा S फेज, G2 फेज और M फेज. ठीक है. अब M फेज में कितने फेज में डिवाइडेड है बेटा? M फेज भी कितने फेजेस में डिवाइडेड है? M फेज क्या 4 फेजेस में डिवाइडेड है? नहीं नहीं, ये 2 ही फेज में डिवाइडेड होते हैं. 2 ही फेज में डिवाइडेड है. एक है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस. और कैरियोकाइनेसिस तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइडेड है. समझे? ओके यस. चलो मैच द कॉलम. यूकैरियोटिक ईस्ट, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होगा बेटा? ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो 24 घंटे चल रहे हैं क्या? ओके 24 घंटे. ईस्ट सेल साइकिल 90 मिनट्स. एमोफेज जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है. और इंटरफेज क्या होता है जी? फेजेस बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज. क्लियर है? अमॉन्ग द यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन जो है डीएनए का, इट टेक्स प्लेस इन. डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? ये आपका एस फेज में होता है क्या? सेंट्रियोल अंडरगोज अ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, इट अंडरगोज अ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग. ये भी आपका एस फेज में हो रहा है. बट अगर तुम देखोगे तो डीएनए तुम्हारा न्यूक्लियस में रेप्लिकेट किया हुआ है और आपका जो सेंट्रियोल है ये आपका साइटोप्लाज्म में, ये आपके पास साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है. ठीक है चलो. अच्छा एस फेज, जी नॉट, क्यूशेंट और आपका G1 फेज. देखो वही सवाल है. देखो घुमा दिया है कैसे, सिर्फ घुमा दिया है. एस फेज में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. जी नॉट फेज में प्रोटीन आपका बन रहा है क्या? क्यूसेंट आपका एक इनएक्टिव स्टेज हो रहा है. ये तुम्हारा G2 होगा, G0 नहीं होगा. हमारे टाइपिस्ट ने यहाँ पे गलती कर दिया बेटा, ये G2 होगा. ओके. और G1 तुम्हारे पास क्या होता है जी? इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. वो G2 फेज है, वो G1 नहीं है. ठीक है. तो 11th का C विल बी द करेक्ट. C विल बी द करेक्ट. ये G2 है, यहां पे लिख देता हूं. ये आपका G2 फेज है, G2. अगला, which one of the following statement is correct for the cells in the G1 stage of the cell cycle? G1 स्टेज के लिए क्या करेक्ट होगा? फॉर G1 स्टेज, G1 स्टेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और ये कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है क्या? बट क्या सेल डिवीजन कर रहा है क्या? सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है और ये कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, बट ये डिवाइड नहीं करता है. इंटरफेज इज डिविजिबल इनटू द 3 स्टेजेस, G1, S एंड G2 फेजेस. एस फेज तुम्हारा एक इनविजिबल, एम फेज भी कहते हैं क्या उसे? ये गलत है कि सही है? एस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल एम फेज. यहां पे तुम्हारा सेल्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ना, ये आपका प्रिपरेटरी फेज होता है क्या जी? ये बताना एक बारी, ये बताना एक बारी. तो ये आपके पास असर्शन सही है, बट आपके पास जो रीजन है दैट इज योर, दैट नीड्स टू बी इनकरेक्ट. दैट्स नीड टू बी इनकरेक्ट. एक मिनट रुक जाओ. नहीं से इनविजिबल अपन एम्फेस कहते हैं क्या? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये वेग है.
स्टेट असर्शन इज अ करेक्ट बट रीजन तुम्हारे पास इनकरेक्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज अ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये गलत है। द सेंट्रोसोम अंडरगोज अ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेस, ये सही है क्या सर? स्टेटमेंट ए मेरा इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट बी हमारे पास करेक्ट है। ओके यस, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नहीं वो करेक्शन है करके ले लो, चले कोई दिक्कत नहीं। सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, इंटरफेस, एम्फेज एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारे पास क्या आंसर सी आएगा। असर्शन करेक्ट है बट रीजन तुम्हारे पास फॉल्स है। कीजिए मैच दी कॉलम, ये क्या होगा? सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस, इंटरफेस लास्ट फॉर 95%, एम्फेज जो है वो आपका 5% के लिए होता है क्या, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को अपन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बी इज योर करेक्ट जी। अभी किस किस फेज के बारे में यहां पे बात हो रही है? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजेस फॉर द सेल ग्रोथ, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजेस फॉर सेल डिवीजन। अब देखो दो अलग अलग वर्ड आ गया, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन। तो सेल ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जीवन फेज में सेल को ग्रो करवाया जा रहा है, उसके लिए आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। बट सेल डिवीजन को प्रिपेयर किया जा रहा है सेल को कि सेल डिवाइड करेगा एम फेज में जाके, तो ये आपका G2 फेज होगा। द एम फेज स्टार्ट विद दी, एम फेज किससे शुरू होता है? ये कैरियोकाइनेसिस से शुरू होगा, यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ अ सेल अंडरगोज अ माइटोसिस? कौन से सेल्स माइटोसिस करते हैं बेटा? माइटोसिस कौन से सेल करते हैं? माइटोसिस आपके हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स करते हैं क्या? लेकिन अगर मियोसिस करना होगा तो ओनली डिप्लॉइड सेल्स। अच्छा, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, है ना, ये सेल डिवीजन के स्टेजेस है, इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर दो। पहले क्या होगा जी? पहले आपका G1 फेज होगा, फिर आपका सिंथेटिक फेज होगा, फिर आपका G2 फेज होगा, फिर आप करवाओगे कैरियोकाइनेसिस और अंत में साइटोकाइनेसिस। ओके अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस आर द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट फेज? लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फेज इन द माइटोसिस। लॉन्गेस्ट कौन है बेटा? लॉन्गेस्ट प्रोफेज और शॉर्टेस्ट आपका एनाफेज। प्रोफेज और आपका एनाफेज। चलो, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। Chromosomes are arranged at the equator which are made up of, अब जो क्रोमोसोम्स है वो किन से मिलके बने हुए? दे आर मेड अप ऑफ दी टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, नहीं यही होगा ना कि दो, हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बनती है ना। ओके, which are held together by centromere. yes, okay, done। सी नहीं होगा, आपको ईच क्रोमोसोम बोला हुआ ना यहाँ पे, सी नहीं होगा निश्चित। प्रोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो सबसे पहले बात तो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये करेक्ट है। सेंट्रियोल विल मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल,
and initiation of the assembly of the mitotic spindle. Out of the following phase of mitosis, during which phase the chromosome may appear in the V, L, J और I shaped structure? किस फेज में देखने को मिलेगा ये किस फेज में देखने को मिलेगा? ध्यान देना। तो जब ये आपका अपोजिट पोल की ओर जब क्रोमैटिड जा रहा है, एना फेज में देखने को मिलेगा। मेरे को लगा ही था कि बहुत सारे बच्चे मेटाफेज बोलेंगे, फंस गए आप लोग, फंस गए आप लोग। जब क्रोमैटिड मूव करता है अपने पोल की ओर, उस समय आपको शेप देखने को मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर का पोजीशन कहां पे है। समझे? चलो बेटा, ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करो एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द माइटोसिस? सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली होगी, फिर अरेंजमेंट होगा इक्वेटर पे, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, सेग्रीगेशन होगा, और अंत में तुम्हारे पास टीलोफेज हो जाएगा। ड्यूरिंग एनाफेज द क्रोमैटिड विल मूव टुवर्ड्स, क्रोमैटिड कहां पे मूव करता है? क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स opposite poles by the shortening of the spindle fibers attached to the centromere. ठीक है, chromatid will move toward the opposite pole by the shortening of the spindle fiber which is attached to the centromere. अच्छा, एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता है? एनाफेज में क्या होता है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। The chromosome will aggregate at the opposite pole to form the daughter nuclei. ये एनसीईआरटी की लाइन है। सारे के सारे क्रोमोसोम्स हमारे एग्रीगेट हो जाते हैं क्या? अपोजिट पोल पे, जो कि फ्यूचर डॉटर न्यूक्लिया की तरह एक्ट करने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज अ इक्वेशनल डिवीजन? बेटा इक्वेशनल डिवीजन किसे कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन ये माइटोसिस को कहा जाएगा, माइटोसिस। माइटोसिस एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी, लगाइए दिमाग, क्या होता है यहां पे? यहां पे स्प्लिटिंग होता है सेंट्रोमियर का, है कि नहीं? अच्छा, टीलोफेज में क्या हो रहा है बेटा जी? टीलोफेज में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पे जो क्रोमोसोम है, इट विल रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, और ये आपका डीकॉन्डेंस कर जाएगा, और इट विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी, है ना? ये अपनी इंडिविजुअलिटी को भी लूज कर देगा। अगला, अब ये ए और बी क्या होगा? ये ए और बी क्या होगा? ये ए जो है ये अर्ली प्रोफेज, और बी तुम्हारे पास ये लेट प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, ठीक है? चलो अगला सवाल। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी रीफॉर्मेशन किस फेज में हो रही है? ये लोग बनते किस फेज में? रीफॉर्म। तो ये टीलोफेज में रीफॉर्म हो जाएंगे। इन द मेटाफेज द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एट, कहां पे होता है? मेटाफेज में अलाइनमेंट कहां पे होता है जी? इक्वेटर पे होता है क्या? इक्वेटर, पोल्स पे नहीं होता है, इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे। गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर रीफॉर्म्ड, ये किस फेज में होगा? और गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर डिसइंटीग्रेटेड, ये किस फॉर्म में होगा? ये तो टीलोफेज में होगा, और ये तुम्हारा प्रोफेज में होगा। यस, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। मजा आ रहा है? एंजॉयिंग गाइस? चलो अगला, सिलेक्ट द ऑप्शंस विच रिप्रेजेंट दिस फेज। ये कौन सा फेज है? ये कौन सा फेज है? ये है आपका एनाफेज, ये है आपका एनाफेज।
ओके ओके, एनाफेज क्यों होगा भाई? डिसइंटीग्रेट हुआ है ना, गायब हो गया है ना वो। अच्छा, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज इजीली अंडरस्टूड इन द प्रोफेज, क्रोमोसोम इज कंप्लीटली कॉन्डेंस्ड इन द मेटाफेज। लगाइए दिमाग, स्टेटमेंट ए तो ट्रू है, क्रोमोसोम आपका कंप्लीटली कॉन्डेंस हो रहा है मेटाफेज में, और जो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम का वो इजीली अंडरस्टूड है इन द प्रोफेज, ये गलत है, मेटाफेज। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट ए फॉल्स और बी आपका ट्रू है। फरो फॉर्मेशन does not occur in the plant cell during the cytokinesis because of very important, because of inextensible cell wall। the reason is inextensible cell wall। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, देखो एनसीईआरटी, बेटा फरो फॉर्मेशन प्लांट सेल में क्यों नहीं देखने को मिलता है? बिकॉज प्लांट के पास इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है। In a plant cell, cytokinesis is achieved by the appearances of the furrow in the plasma membrane। बेटा फरो फॉर्मेशन होता है क्या प्लांट सेल में? इन द एनिमल सेल द साइटोकाइनेसिस इज अचीव बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। दोनों गलत हो गया ना, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है और एनिमल सेल में तुम्हारे पास क्या होगा जी? फरो बनेगा। तो दोनों का दोनों आपका इनकरेक्ट है। Arrange the following event that occurs in the mitosis in the sequential order। sequential order में अरेंज कीजिए इसको। पहले तो क्रोमोसोम अटैचमेंट होगा किसे जी? स्पिंडल फाइबर से। फिर क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा सेंट्रोमियर का, ये होगा सीधा। फिर तुम्हारे पास सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं? ये उल्टा हो गया क्या? पहले तुम्हारे पास फॉर्मेशन होगा, नहीं सेल प्लेट लास्ट में बनेगा ना। मूवमेंट होगा क्रोमोसोम का टू दी अपोजिट पोल, ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। ये स्प्लिटिंग हो गया तुम्हारे सेंट्रोमियर का सेकंड। फिर बाद में क्या होगा जी? मूवमेंट होगा क्रोमोसोम का अपोजिट पोल पे। फिर बाद में आपका फॉर्मेशन होगा दो डॉटर न्यूक्लियाई का, और लास्ट में सेल प्लेट बनेगा। लास्ट में आपका सेल प्लेट बनता है, सॉरी करेक्ट है। सेल प्लेट कैसे कैसे ग्रो करता है, कहां से कहां ग्रो करता है सेल प्लेट? तो ये सेंटर से वॉल की ओर जाता है क्या? ये सेंटर से आपके वॉल की ओर जाता है ना, सेंटर से वॉल की ओर जाएगा। इन सम ऑर्गेनिज्म साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इज सीन। है ना, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये लिक्विड एंडोस्पर्म इज एन एग्जांपल ऑफ द सिनेसियम। ये करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट है। सर क्यों इनकरेक्ट है? कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एक्चुअल लाइन ओके, ठीक है ओके, ये समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। ओके ठीक है, चलो वैनी वैनी अपने पापा को एक बार ही पूछ लो ना, पापा वही खाते हैं क्या सुबह शाम आपके? हैं? ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने गलती कर दिया। स्टेटमेंट ए जो है वो तुम्हारे पास इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट बी है ना आपके पास करेक्ट है। देन आ जाओ जी, सिनेसियम का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ओके चलो यार, ठीक है तुम पेड स्पैमर हो, लेकिन इतना मत गिरो यार, कुछ बुरा बोलना पड़ जाए तुम्हारे लिए। चलो, साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल्स। बेटा साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल आपका फरो फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज सिनेसियम, और साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल सेल प्लेट। ओके सेल प्लेट, isn't it? ओके ठीक है, सी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। आगे की ओर सुनो,
cell plate which appears during the cytokinesis ultimately transforms in, ये आगे चल के किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, ये आगे चल के मिडल लैमिलाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये आगे चल के मिडल लैमिला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. Which of the following is not a characteristic feature during the mitosis in the somatic cells? कौन सा फीचर नहीं है, कौन सा फीचर नहीं होता है माइटोसिस का? साइनेप्सिस नहीं होता यार, ये तो मियोसिस में देखने को मिलेगा ना, ये मियोसिस में देखने को मिलता है जी. क्या ही मैं बोलूं यार, कुछ नहीं बोल सकते. आ जाओ जी 44th क्वेश्चन. सम लोअर प्लांट एंड सम सोशल इंसेक्ट, इनमें क्या देखने को मिलता है, इनमें माइटोसिस देखने को मिलता है. ठीक है. सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस, सेल रिपेयर हो रहा है. एसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड एंड रीस्टोर, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है, ये कॉन्टिन्यूअसली. ओके ठीक है. ये करेक्ट है. आगे क्या और सुनो. माइटोसिस और द इक्वेशियल डिवीजन इज ऑल्सो यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड द डिप्लॉइड सेल ओनली. क्या माइटोसिस क्या सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है? अच्छा, यूजुअली आपका किसमें रिस्ट्रिक्टेड है जी? डिप्लॉइड सेल्स में. इन सम ऑफ द हायर प्लांट्स and in all the social insect, haploid cells also divide by the mitosis. क्या बेटा? in the lower plants and some social insect. ये false और ये correct है. माइटोसिस तुम्हारा इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली डिप्लॉइड सेल में ही रिस्ट्रिक्टेड है, बट कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स के अंदर हैप्लॉइड सेल में भी देखने को मिलता है. द ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस. ये बात सही है. ओके. द ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस एंड देयर वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज द सेल रिपेयर. ये करेक्ट है. माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद अ डिफरेंट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट. आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होंगे ना. स्टेटमेंट बी तुम्हारा गलत हो गया. स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट बी तुम्हारा गलत हो. स्टेटमेंट ए. इन द एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स विद द वेरी फ्यू एक्सेप्शंस. इन द प्लांट्स mitotic division is seen in both haploid as well as the diploid cells. ये बात सही है क्या? दोनों के दोनों स्टेटमेंट वैलिड है. स्टेटमेंट ए. एम्फेस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग द मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअली all component of the cells, isn't it? In the M phase, the number of chromosomes in the parent and the progeny cells is the same. It is also called the equational division. इसे अपन equational division भी कहते हैं. Both these statements are correct. Correct है? चलो. The cells which divides by the mitosis, वो कौन से सेल है जो कि माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं? अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल लाइनिंग द गट एंड सोमैटिक सेल्स. ये सब के सब. ड्यूरिंग द मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन. आपका एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करेगा. वंस ड्यूरिंग द एस फेज बिफोर द मियोसिस 1. ये ध्यान में रखना, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा. ओके, बिफोर द मियोसिस 2 नहीं, बिफोर द मियोसिस 1 होगा. also statement 1, meiosis involves the two sequential cell cycle of the nuclear and a cell division called meiosis 1 and meiosis 2 with the two cycle of DNA replication. क्या डीएनए रेप्लिकेशन भी दो बारी होता है क्या? क्या डीएनए रेप्लिकेशन भी दो बारी होता है क्या? यस, नहीं सर. meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce an identical sister chromatid
एट G2 फेज नहीं, एट S फेज, एट S फेज, एट S फेज, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट बी जो है ना वो भी गलत हो जाएगा। ओके, आपका स्टेटमेंट बी जो है ना वो भी आपका गलत होगा। जिनका भी लैग कर रहा है ना, रुको एक बार मैं चेक कर लूं, दे कैन एग्जिट द क्लास। जिनका भी लैग कर रहा है, which of the following statement is a correct about the meiosis? meiosis के लिए कौन सा करेक्ट है? करेक्ट फॉर द meiosis। स्पैमिंग करना है इनको। meiosis involves the pairing of homologous chromosomes and recombination between them. meiosis involves the two sequential cell cycle of the nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. Both are correct. Both are correct. How many meiotic division are necessary to produce a 600 pollen grains? अगर 600 पोलन ग्रेन्स बनाना है तो 600 पोलन ग्रेन्स बनाना है तो 150 यस, डिवाइड बाय 4 कर देंगे ना, टेट्राएड्स। स्टेटमेंट ए, meiosis involve pairing of the homologous chromosomes and recombination between the sister chromatid of the homologous chromosome. ये बात सही है? Is it correct का? meiosis involve the pairing of homologous chromosome and recombination between the sister chromatids. recombination किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, तो ये गलत है। टोटल 8 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, नहीं, टोटल 4 आपके हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एंड में। इस चैप्टर से बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट मेंटेन द क्रोमोसोम का नंबर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स इज कॉल्ड द meiosis। meiosis कहते हैं इसे। चलो, द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट reduces द क्रोमोसोम नंबर by the half result in the production of the haploid daughter cells is called the mitosis। क्रोमोसोम का नंबर अगर हाफ हो रहा है तो वो है तुम्हारा meiosis, ठीक है। जो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करके रख रहा है दैट इज योर माइटोसिस। Isn't it? Both are correct. Both are correct, ठीक है। अच्छा, the stage between the two meiosis is, the stage between the two meiosis is, लगाओ दिमाग, the stages between the two meiosis is interkinesis। During liptotin stage, the chromosome becomes gradually visible under the light microscope. Okay. During the diakinesis, the stages chromosome start pairing together and this process is called synapses। क्या synapses तुम्हारा diakinesis में होता है? चलो, ये 57 का ये स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज ये आपका जाइगोट इन में होगा। ये जाइगोट इन फेज में आपके पास पेयरिंग हो रहा है जी। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बेटा? दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे तो क्रोमोसोम शुड बी होमोलोगस। क्रॉसिंग ओवर इज अ एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट और स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास करेक्ट है। प्रोफेज 1 is divided into the 5 phases based on chromosome behavior। Based on chromosome behavior, arrange the following event of meiosis in the correct sequence। अरेंज करो। पहले तो साइनेप्सिस होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर टर्मिनलाइजेशन और बाद में डिसअपियरेंसेस ऑफ न्यूक्लियस। चलो, एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर
वो कौन सा एंजाइम है? वो है आपका रिकॉम्बिनेस। और रिकॉम्बिनेस ड्यूरिंग एनाफेज वन। एनाफेज वन में क्या हो रहा है बेटा? एनाफेज वन में क्या हो रहा है? एनाफेज वन में क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम तुम्हारे सेपरेट करते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट कर रहे हैं। 38 रॉन्ग नहीं है भैया। ड्यूरिंग मेटाफेज वन द बाइवेलेंट क्रोमोसोम विल अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट्स। मेटाफेज वन में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है क्या वो अपने इक्वेटोरियल प्लेन में अपने आप को अलाइन कर ले रहे हैं? ये करेक्ट है। ड्यूरिंग एनाफेज वन the microtubules from the opposite poles of the spindle attached to the kinetochores of the homologous chromosome। ये किस फेज में होता है? ये किस फेज में होता है? ये आपका मेटाफेज वन में होता है। ये भी आपका मेटाफेज वन में होता है। स्टेटमेंट भी गलत है बट स्टेटमेंट वन तुम्हारे पास करेक्ट है जी। ठीक है चलो। नहीं ये मेटाफेज वन में होता है ना। एनाफेज वन में तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे हैं। ओके चलो जी। मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच का जो गैप होता है ना उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। सौम्य गौरव। ठीक है स्पैमिंग क्यों करते हैं इतना? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम टुगेदर इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें कहते हैं साइनैप्सिस। पेयरिंग ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इसे कहेंगे बाइवेलेंट। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पैकेटिन और क्रॉसिंग ओवर आपको रिकॉम्बिनेज एंजाइम करवाएगा। ओके ठीक है चलो। द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। है क्या? करेक्ट है। इन द oocyte of all the vertebrates, in some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर। ओके तो स्टेटमेंट बी सही है और स्टेटमेंट ए करेक्ट है। सॉरी स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय dissolution of the synaptonymal complex। डायाकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कैसे पहचानोगे डायाकाइनेसिस को? तो यहां पे क्याज़म आटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, डी जनरेशन होता है न्यूक्लियस का, और डी जनरेशन होगा क्या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। मतलब प्रोफेज वन तुम्हारा एंड हो रहा है ना। चलो पैकेटिन मेटाफेज वन डायाकाइनेसिस एंड जाइगोटिन। बहुत सुंदर मैच दी कॉलम है। आ जाओ कर लो। क्या होगा? पैकेटिन में तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। मेटाफेज वन में क्या हो रहा है बेटा? क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर ले रहे हैं। डायाकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन और जाइगोटिन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा ये फेज जो है ये तुम्हारा कौन सा फेज है? तुम ये डायग्राम देख रहे हो? ये आपका प्रो फेज वन है ड्यूरिंग द मियोसिस वन है ना। ये प्रो फेज वन है। कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। इसे क्या कहते हैं? उस कॉम्प्लेक्स को अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाइवेलेंट। इसे बाइवेलेंट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन? बाइवेलेंट। क्याज़म आटा का टर्मिनलाइजेशन, डायाकाइनेसिस, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज वन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है एनाफेज वन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करे टेलोफेज वन। कौन सा करेक्ट है बाइवेलेंट को लेकर? देखो इस साल नीट में ना बाइवेलेंट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बाइवेलेंट्स के ऊपर आएंगे ही आएंगे। बाइवेलेंट्स तुम्हारे टेट्राड्स होते हैं। अब बाइवेलेंट का मतलब होता है 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। One bivalent consists of the 2 homologous chromosome, each is having the sister chromatid। बाइवेलेंट फॉर्मेशन जो है वो आपके पास जाइगोटीन में देखने को मिलता है। एक सवाल एक गारंटी आपका आएगा ही आएगा। चलो जाइगोटीन, लिप्टोटीन, डिप्लोटीन एंड पैकेटीन कर लिया जाएगा। चलो कर लो। जाइगोटीन में क्या हुआ है कि क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम ग्रेजुअली तुम्हारे लाइट माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। डिप्लोटीन में
डिसोल्यूशन हो रहा है क्या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और पैकेटिन में 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम आपकी विजिबल है, ठीक है, सीजर करेक्ट। डायग्राम बताइए, ये कौन सा फेज है, ये तुम्हारा मेटाफेज, अब मियोसिस 1 है या 2 है, देखो 2 ही सेल्स बने हुए, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया जी, मियोसिस 1 ही हो गया है जी। तो ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ओके चलो, क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल एंड मूव टू द इक्वेटर। क्या ये मेटाफेज में होता है क्या? सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड इज अपार्ट। सेंट्रोमेर तुम्हारे पास स्प्लिट हो रहे हैं, क्या होगा? एनाफेज, पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन और क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग, isn't it? चलो, select the correct answer. The compaction of chromosomes occurs during the liptotin. ये सही है। During liptotin stage, the chromosome becomes gradually visible under the light microscope ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 तुम्हारा इनकरेक्ट है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। बाइवेलेंट क्रोमोसोम विल अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। क्या ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइंड है? तो ये हो गया तुम्हारा मेटाफेज 1। Microtubules from the opposite poles of the spindle will attach to the pair of homologous chromosome. ये भी तुम्हारा मेटाफेज 1 का ही फीचर है। अच्छा, डायकाइनेसिस, पैकेटिन, जाइगोटिन एंड लिप्टोटिन। डायकाइनेसिस, appearances of recombination module. पैकेटिन, क्रोमोसोम लुक लाइक अ, नहीं वो तो थिन थ्रेड लाइक नहीं होगा, इसमें ये गलत हो जाएगा। क्या होगा भाई? गलती कर दिया तुम लोग, गलती कर दी हो ना लाइक हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? डायकाइनेसिस में तुम्हारा कंप्लीशन ना टर्मिनेशन होता है, कैसा मार्ट का। पैकेटिन में क्या होगा? पैकेटिन में गलती मत करो यार, गलती नहीं। अपीयरेंसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, जाइगोट इनमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना वो थिन थ्रेड्स की तरह दिख रहे हैं जी। आपका ए, अरे मैंने तो एस किया जिससे कि तुम्हारा आंसर मैं चेक कर रहा हूं। चलो, ऐसे करते हैं ना सर, सारे टीचर्स ऐसे ही करते। आगे सुनो, क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लिप्टोटिन। नहीं सर, टेट्राड फॉर्मेशन जो है वो जाइगोटिन में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स विल स्प्लिट एंड क्रोमैटिड विल सेपरेट। टर्मिनलाइजेशन तुम्हारा पैकेटिन में नहीं होता है। न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेज। ये करेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर तुम्हारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है, ठीक है। तो 2 और 4 जो है ना वो आपके पास करेक्ट है। During zygote stage, the 4 chromatid of each bivalent chromosome becomes a distinct and clearly appear as a tetrad. क्या जाइगोटिन में ये विजिबल होते हैं क्या? जाइगोटिन में विजिबल नहीं होते ना 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 सर, ये ड्यूरिंग पैकेटिन, ये आपके पैकेटिन में विजिबल होते हैं। पैकेटिन स्टेज characterized by the appearances of the recombination nodule, the site at which a crossing over took place. स्टेटमेंट बी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। ये एक सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है। तो पैकेटिन में तुम्हारे पास 4 क्रोमैटिड जो होंगे, हर एक बाइवेलेंट के डिस्टिंक्ट रहेंगे। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है बेटा प्रोफेज 1 के लिए? लता जरा पानी लाओ। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। किसके बीच में? किसके बीच में होता है एक्सचेंज? किसके बीच में? non-sister chromatid of the homologous chromosome, isn't it? A bivalent of the meiosis 1 consists of, bivalent जो है it consists of
4 क्रोमैटिड होगा एंड 2 सेंट्रोमियर होगा। 4 क्रोमैटिड होगा एंड 2 सेंट्रोमियर होगा। टेट्राड इज मेड अप ऑफ, टेट्राड इज मेड अप ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमैटिड्स, है ना, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है ईच विद 2 क्रोमैटिड्स। यार क्लास के बीच में फोन नहीं करने का, से नालायक है ना ये। अगला, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड टेक्स प्लेस। बेटा सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग क्या एनाफेज 2 में हो रही है? एनाफेज 2 में हो रही है। चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ, डिसअपियर, डिसअपियरिंग का जो काम है वो तुम्हारा प्रोफेज में हो रहा है। क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो गया है, मेटाफेज। मियोसिस एंड्स विद, सेंट्रोमियर के लिए तुम्हारा एनाफेज 2, मियोसिस एंड विद टीलोफेज 2। तो क्या हो जाएगा ये 86 का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द meiosis the chromosome number reduces to the half in anaphase 1 stage. During anaphase 2 stages the amount of DNA in the cell gets reduced to haploid. क्या बाद में haploid बन जाता है क्या? Both these statements are true. ये डायग्राम पहचानो A, B और C, ये A, B और C को पहचानो। ये A क्या है? ये मेटाफेज 1 है, ये एनाफेज 1 है और सी तुम्हारा टीलोफेज 1 है। आ जाओ अगला स्टेटमेंट है, द स्टेजेस बिटवीन द 2 meiotic डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इट इज जनरली लॉन्ग लिव्ड। ये जनरली शॉर्ट लिव्ड रहता है। देयर इज अ नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है क्या? नहीं होती है। होती है ना सर, रेप्लिकेशन नहीं होती है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी करेक्ट है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज अ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, वन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड इज अ मोनोसैकेराइड, थर्ड इज अ फॉस्फेरिक एसिड और अ फॉस्फेट ग्रुप। लगाओ दिमाग, क्या दोनों के दोनों करेक्ट है? बायोमॉलिक्यूल शुरू हो गया, यहां से बायोमॉलिक्यूल शुरू हो गया है। बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड का कौन है जी? क्या वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं? बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स के लिए अमीनो एसिड्स हैं एंड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं जी। ओके, वो हमारे मोनोसैकेराइड होंगे। डी विल बी दी करेक्ट। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। ओके, वो है रूबिस्को और एनिमल वर्ल्ड में आपको कोलेजन देखने को मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा ना हमारे मैथ्स द कॉलम में कुछ इशू हो गया है, ये पास सेम नहीं होना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर में हमने सारे क्वेश्चंस अपलोड करते हैं वहां पर थोड़ा सा इशू हो गया शायद, उसकी वजह से सब सामने सामने। कोलेजन, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन, एंजाइम, इंसुलिन, हार्मोन, एंटीबॉडी, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। मैंने एक क्वेश्चन के लिए लॉजिक लगाया था, ये सारे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ द अदर अमीनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड अगर बनाने का है तो ऐसे बनेगा क्या? कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। प्रोटीन इज नॉट अ, प्रोटीन तुम्हारा क्या नहीं होता? ये कभी होमोपॉलीमर नहीं हो सकता। हेटेरोपॉलीमर होगा बट होमोपॉलीमर नहीं होगा। A protein is imagined as a line, the left end represent the first amino acid, that is a C terminal, and the right end represent the last amino acid, जो कि तुम्हारा N terminal है। ये गलत हो गया क्या? जो फर्स्ट टर्मिनल है उसी को अपन N टर्मिनल कहते हैं और लास्ट को अपन C टर्मिनल कहते हैं जी। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ द 4 सब यूनिट, 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप। ए तुम्हारा फॉल्स है,
भी ट्रू है। विच अमीनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन दी बॉडी, कौन सी बॉडी में नहीं बनती है एसेंशियल अमीनो एसिड, इसको डाइटरी इंटेक से लेना होता है। चलो फिर से एक सुंदर सा मैच द कॉलम, ये चेंज करना पड़ेगा, पूरा लॉजिक है। हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, पेप्टाइड बॉन्ड, it is formed between the amino acid, source of essential amino acid, dietary, कोलेजन, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और रिबिस्को पूरे बायोस्फीयर में, isn't it? ठीक है, सी विल बी द करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट का? प्रोटीन्स के लिए इनकरेक्ट है, प्रोटीन तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का, ये करेक्ट है। प्रोटीन मेक्स अप द एंजाइम दैट पावर अप मेनी केमिकल रिएक्शन, करेक्ट है। दे डू नॉट हेल्प इन टिश्यू रिजनरेशन, सर ये हेल्प करेंगे। प्रोटीन्स आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स, सर ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो सी और डी आपके पास इनकरेक्ट है, सी और डी इनकरेक्ट है। चलो, हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? प्रोटीन्स आर द हेट्रोपॉलीमर, हमारे पास 20 प्रकार के होते हैं क्या अमीनो एसिड्स, 19 टाइप्स के नहीं। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन तुम्हारे हार्मोन्स और एंजाइम की तरह एक्ट कर रहे हैं क्या? एंड प्रोटीन्स आर द लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड व्हिच इज लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो 3 स्टेटमेंट जो है आपके वो करेक्ट है आपके यहाँ पे, ओके 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चलो बेटा, ग्लूटामिक एसिड, ये क्या होगा? एसिडिक अमीनो एसिड। लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड, वेलिन न्यूट्रल, और ट्रिप्टोफान तुम्हारा एरोमेटिक अमीनो एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल इज ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है बेटा जी, क्या ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है? yes. Read the following statement on the lipids and find out the correct set of the statement. अब लिपिड्स के लिए कौन सा करेक्ट होगा? नीट में ऐसे सवाल बहुत बनते हैं बेटा। लेसिथिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज अ फॉस्फोलिपिड, वो फॉस्फोलिपिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास सी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ओके सैचुरेटेड में तुम्हारा सिंगल बॉन्ड रहता है। गिंगले ऑयल हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हेंस दे रिमेन्स ऑयल इन द विंटर। Lipids are generally insoluble in water, but they are soluble in some organic solvent. When a fatty acid is acidified with a glycerol, monoglycerides are formed. C, D और E जो है ना वो करेक्ट है। चलो ये कंटेंट बताना है अभी आपको। हाइड्रोजन पता नहीं होगा आपको, 0.14, कार्बन 0.03, ऑक्सीजन 46.6, नाइट्रोजन बहुत ही लिटिल होता है। Isn't it? Done. Oil has a lower melting point. ऑयल के पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, हेंस वो क्या रहता है तुम्हारे पास? ऑयल रहता है विंटर्स में। हाँ, ये डायग्राम बहुत सही है, ये इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये ए कौन है? ये बी तो तुम्हारे पास कौन है जी? ग्लिसरॉल है, बी ग्लिसरॉल है, और ये जो ई है वो है तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल। चलो आइडेंटिफाई करो। तो ये ए जो है ना, दिस इज अ फैटी एसिड, ठीक है, 14, 15, 16 तो पाल्मेटिक एसिड होगा ये। बी इज और ग्लिसरॉल, सी तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड है, डी तुम्हारा लेसिथिन, और ई आपका कोलेस्ट्रॉल है। यस, लिपिड्स विच कंटेन द फास्फोरस आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स, और ये जनरली आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। चलो, आर के जगह पे CH3 लगा है, आर की जगह पे CH2OH और आर की जगह पे H है। नाम बताइए, नाम बताइए। तो ये आपका एलेनिन हो गया, ये सीरीन, और ये तुम्हारे पास ग्लाइसिन हो जाएगा। चलो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लिपिड्स, लिपिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, लिपिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, लिपिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बी देखो, दे ऑल्सो फंक्शन एज अ केमिकल मैसेंजर इन द ह्यूमन बॉडी, है ना, लिपिड्स होते हैं ना, केमिकल मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं। लिपिड्स आर फाउंड इन द ब्लड सेल्स इन द एंड इन द ब्रेन ऑल्सो। लिपिड्स आर कंपोज ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ कॉमन, सम टाइम फॉस्फोरस और सल्फर भी मिल सकते हैं। ये सब कुछ सही है। The dehydrated tissues are fully burnt, then all the carbon compound is oxidized. It will oxidize into the vapor form, वही gaseous form ना, vapor form, carbon dioxide and water vapor. Isn't it? Choose the correct statement. आज जो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड क्योंकि वो सेमी कार्बन पे अटैच्ड है। फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा, अगर एसिड लगा हुआ तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर? अगला, हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट इज अ इनकरेक्ट, कितने तुम्हारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड टू द आर ग्रुप, ये करेक्ट है। आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल ओनली, ये गलत है। ओके, पाल्मेटिक एसिड हैज अ 16 कार्बन इंक्लूडिंग, आएगा ना, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो जो तुम्हारे पास बी और सी है वो तुम्हारा इनकरेक्ट है। अमीनो एसिड अंडर द certain condition has a both positive as well as a negative charge simultaneously in the same molecule. ऐसे अमीनो एसिड को अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं, ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा है? न्यूट्रल, दैट इज योर वेलिन। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किन से मिलकर बनता है? एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जो है, इनमें क्या होंगे? टिपिकल फैट मॉलिक्यूल में एक ग्लिसरॉल रहता है और 3 फैटी एसिड्स रहते हैं। मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ईदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को नहीं मिलता? क्या देखने को नहीं मिलता? ये बातें मत करो यार। आपको सिलिकॉन देखने को नहीं मिलता, ये पीवाईक्यूज में रह चुका है जी। 112 में क्या हुआ? अरे ये सही है ना, तो फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरिफाइड विद ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, करेक्ट है, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अगला सवाल, टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू वी ग्राइंड देम विद, किन से जी? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल, एरोमेटिक टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, योगा, यस, ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव द आइडेंटिफाइबल फंक्शंस and they play a very major role in the physiological processes. The rubber, drug and spices, scents and the pigment, ये सब secondary metabolites है। क्या दोनों statement valid है? Both the statements are valid. चलो, match the column. टॉक्सिन क्या है बेटा? ये रेसिन है क्या? ड्रग करक्यूमिन एंड विनब्लास्टिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर होगा, और लेक्टिन्स कॉनकैनावलिन ए, इजंट इट? ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सामने सामने दिख रहा है। कॉनकैनावलिन ए क्या होता है? कॉनकैनावलिन ए
इट्स अ लैक्टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट बेटा जी आपका करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लगाओ दिमाग। ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव द आइडेंटिफाइबल फंक्शन। नहीं होता है सर। इन द एनिमल टिश्यू फैट्स आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लाइक रबर इज और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन द फंगस, माइक्रोब एज वेल एज इन द प्लांट्स। तो बी और डी जो है ना वो करेक्ट है। यस। फिर पिगमेंट, अल्कोलॉइड, टर्पेनॉइड्स और एसेंशियल ऑयल। पिगमेंट, एंथियोसाइनिन, अल्कोलॉइड, कोडीन, टर्पेनॉइड, डाइटर्पीन्स और एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। लिपिड्स आर एक्सट्रैक्टेड विद द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बिकॉज, क्यों भैया? इनको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन से क्यों ही अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं लिपिड्स को? बिकॉज इट फॉर्म द वेसिकल्स और मिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, है ना? ये वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। अच्छा यार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 में आज इट इज आएगा। ये 25 में डायरेक्टली आ सकता है जी। न्यूक्लिक एसिड 47, कार्बोहाइड्रेट 3, प्रोटीन 10 से 15, लिपिड्स 2। बेटा आयंस कितना होगा? आयंस आपका 1%। आयन विल बी योर 1%। सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट। Cell membrane and other membranes are broken into the pieces and form the vesicles which are not acid soluble, which are not a water soluble आएगा। गलत हो गया ये। Water soluble pool represent the roughly the cytoplasmic composition। कौन होगा बेटा? acid soluble pool। acid soluble pool है ना, वो रफली तुम्हारे पास साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Match the column 1 with column 2. Cytoplasmic composition acid soluble pool. Macromolecules and organelles acid insoluble fraction. Lipids ये तुम्हारा स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होता। पॉलीसेकेराइड चेन्स आर मेड अप ऑफ, किन से मिलके बना है पॉलीसेकेराइड चेन्स? ये शुगर का मिलके बना हुआ है। किन से मिलके बना हुआ है? शुगर से। आयोडीन टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, आयोडीन टेस्ट किसका प्रेजेंस डिटेक्ट करवाता है? वो है आपका स्टार्च। स्टार्च। सुक्रोज इज द, सुक्रोज इज द डाइसेकेराइड। ये डाइसेकेराइड होता है ना? किसका भाई? किन किन से मिलके बना है सुक्रोज? सुक्रोज जो है वो किन किन से मिलके बना हुआ है बेटा? जो सुक्रोज है वो किन किन से मिलके बना है? सुक्रोज जो है वो तुम्हारे पास डाइसेकेराइड आपका होता है। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। कितने? 2 सब यूनिट्स आपके पास होते हैं। ठीक है, 2 सब यूनिट्स होते हैं। वो कौन कौन से बताओ यार? वो कौन कौन से 2 सब यूनिट्स हैं? वो दोनों आपके ग्लूकोज से मिलके बनते हैं, है ना? वो दोनों आपके पास ग्लूकोज से मिलके बनते हैं। चलो कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ पे मैच करते हैं एक बारी। जोड़ी मिलाने में आप बहुत एक्सपर्ट हो, बच्चे वही कर सकते हैं। ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। इन्यूलिन किसका पॉलीमर होता है? इन्यूलिन, इन्यूलिन नाम सुना है फ्रुक्टोज करके? फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर आपके पास कौन होता है जी? इन्यूलिन आपके पास होता है जी। ठीक है, तो आपका 132 का क्या हो जाएगा जी? अरे नालायको, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो सुक्रोज का होता है ना गर्लफ्रेंड। तरीका याद करने का जीएफ, सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। गलती मत करो यहाँ पर। सेलुलोज होगा, ये क्या होगा जी? अरे मैं हाँ, सेलुलोज तुम्हारा होमोपॉलीमर है। स्टार्च क्या होता है? ये आपका स्टोर हाउस होता है ऑफ एनर्जी इन दी प्लांट सेल्स।
ग्लाइकोजन जो है वो आपका एनिमल सेल में आपके पास होता है जी, ठीक है, ओके, ठीक है। बट जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट। चलो नाउ फाइन गाइस, नाउ फाइन। सर आप हंस क्यों रहे हो? अबे हंसना गुनाह है क्या? है? चलो, सेलुलोज होता है बेटा जी, क्या वो आपका होमोपॉलीमर होता है? इज इट होमोपॉलीमर? हाँ सर, होमोपॉलीमर होता है जी। इसके दो सब यूनिट होते हैं, कौन से? ग्लूकोज इसके मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, इजंट इट? तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, और रीजन आपका बहुत प्रॉपरली जो है, ठीक है, वो तुम्हारे पास करेक्ट है। ओके, रीजन जो है आपके पास वो प्रॉपरली समझा रहा है जी। प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं दोस्तों ने वीडियो कॉल किया मेरे को, हॉस्पिटल में वो अभी करंटली, तो मैंने को बोला कि लेक्चर में ले रहा हूँ, कह रहे तो पढ़ा, हम लोग आंसर देंगे। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ द सेलुलोज। चलो फटाफट करते हैं। प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ द सेलुलोज, ये करेक्ट है। एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर मेड अप ऑफ द काइटिन, ये दोनों का दोनों तुम्हारे पास करेक्ट है क्या? ये दोनों का दोनों तुम्हारे पास करेक्ट है। सेलुलोज जो होता है वो आपका हेट्रोपॉलीमर होता है, ग्लूकोज का क्या? ये हेट्रोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है बेटा जी? ये आपका कभी हेट्रोपॉलीमर नहीं हो सकता है, दिस विल बी योर होमोपॉलीमर। इन्युलिन जो है वो तुम्हारे पास होमोपॉलीमर होता है फ्रुक्टोज का जी। तो स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट बी जो ना दैट इज योर करेक्ट। चलो, ग्लाइकोजन, ग्लोबिन, स्टेरॉइड्स और थ्रोम्बिन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी, ध्यान से सुनना। ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज प्रोडक्ट की तरह आपका यूज होगा जी। ग्लोबिन, ग्लोबिन एंटीबॉडी, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, और थ्रोम्बिन इज योर बायोकैटालिस्ट। यस, थ्रोम्बिन इज योर बायोकैटालिस्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विल यील्ड, अगर सुक्रोज को तोड़ोगे तो तुम्हारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है ना गर्लफ्रेंड। जब सुक्रोज का ब्रेकअप होगा तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती है, ठीक है? तो याद रखना, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुमको सुक्रोज को तोड़ना पड़ेगा। चलो, विच पार्ट ऑफ सेलुलोज इज द नॉन रेड्यूसिंग, नॉन रेड्यूसिंग एंड? नॉन रेड्यूसिंग एंड बेटा वो होता है लेफ्ट हैंड, वो होता है आपके पास लेफ्ट हैंड। द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट इन द स्टार्च, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट, क्या वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है? वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलीसैकेराइड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा, स्टार्च गिव्स यार ब्लू कलर विद द आयोडीन, क्या ये ब्लू कलर देगा? ओके, विल इट गिव द ब्लू कलर? विल इट गिव? यस सर, ब्लू कलर देगा। ओके, ठीक है, चलो। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म द ब्लू कलर विद द आयोडीन। भाई सेलुलोज क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ये डज नॉट कंटेन दी कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, ये कॉम्प्लेक्स हेलिक्स कंटेन नहीं करता, इसके लिए वो तुम्हारे पास नहीं बनाता। ओके, चलो। अनब्रांच्ड पॉलीमर जो है ग्लूकोज का वो कौन है बेटा? अनब्रांच्ड पॉलीमर सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस, ये अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। स्टेटमेंट ए, स्टार्च कैन होल्ड द I2 मॉलिक्यूल इन देयर हेलिकल पोर्शन। स्टार्च I2 कॉम्प्लेक्स गिव्स द रेड कलर। नहीं मालिक, ये बिलू है, आज पानी पानी करता है, इजंट इट? यस, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। कौन होल्ड नहीं करेगा? कौन होल्ड नहीं करता है जी? सेलुलोस होल्ड नहीं करता है, स्टार्च आपका होल्ड करता है, ध्यान रखना। काइटिन एंड एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। करो करो करो। काइटिन, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन।
केमिकली मॉडिफाइड शुगर, सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल, और ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर रहता है. इन दी एनिमल ग्लूकोज इज स्टोर्ड. ग्लाइकोजन एज वेल एज इन दी प्लांट सेल्यूलोज के फॉर्म में खाना स्टोर रहता है. इजंट इट? नहीं भाई, नहीं ना, स्टार्च होगा, स्टार्च होगा. एक और नेहा फिर जाओगे अभी. काइटिन क्या होता है? होमो पॉलीसेकेराइड होगा, होमो पॉलीसेकेराइड. द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शुगर आर. टू फंक्शनल ग्रुप, टू फंक्शनल ग्रुप, एक होता है कार्बोनिल और एक होता है हाइड्रोक्सिल. एक होता है कार्बोनिल और एक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. लैक्टोज जो है वो किन से मिलके बना है? लैक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ. क्या एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन है वो? एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन. फटाफट करते हैं रैपिडली. ये अनलेबल्ड डायग्राम किसका है? ये कौन है बेटा जी? ये है तुम्हारा ग्लाइकोजन, है ना. ब्रांचिंग शो कर रहा है क्या? काइटिन तुम्हारा होम पॉलीमर है, एज पर एनसीईआरटी वो तुम्हारा होम पॉलीमर है. चलो आइडेंटिफाई कर लो ए बी सी और डी को. और ये ए जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बेटा जी, बी जो है वो तुम्हारा सेकेंडरी है, सी टर्सरी और डी तुम्हारा क्वाटरनरी है. Which of the following, which of this type of helix is observed in the protein? बेटा हेलिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा हेलिक्स देखने को मिलता है? राइट हैंडेड हेलिक्स देखने को मिलता है ना, राइट हैंडेड हेलिक्स. अच्छा, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, अल्फा हेलिक्स एंड हीमोग्लोबिन. ओके बेटा, एन टर्मिनल तुम्हारा फर्स्ट अमीनो एसिड है, सी टर्मिनल लास्ट अमीनो एसिड है, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन इज और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. In the protein structure, the first amino acid is your N terminal and last amino acid is your C terminal. Isn't it? चलो. The long protein chain is also folded upon itself in a hollow woolen ball like structure. ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ये टर्शरी स्ट्रक्चर हुआ क्या? hollow woolen ball like structure बना है तो. Which of this is a type of the secondary structure of the protein? सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है. एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, किन से मिलके बनते हैं जी? 4 सब यूनिट है क्या? 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट. हाउ मेनी टाइप ऑफ कोफैक्टर्स कैन बी आइडेंटिफाइड? 3 प्रकार के कोफैक्टर्स है क्या? कौन कौन से है वो? प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयन. प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन, ये 3 टाइप के तुम्हारे कोफैक्टर्स होते हैं. फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टिडेज को क्या रिक्वायर्ड है? क्या जिंक रिक्वायर्ड है? क्या जिंक रिक्वायर्ड है. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इसको लेकर? सुनो जी, ध्यान सुनेगा. A non-competitive inhibitor will bind to the enzyme at a site which is very distinct from that which bind at the substrate. दोनों साइट अलग अलग होगा, दोनों का शेप अलग अलग होगा, तो वो नॉन कॉम्पिटेटिव है. करेक्ट है. इन द कॉम्पिटेटिव इनिबिशन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन को अपन यूजुअली यूज करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने के लिए. ये सारे के सारे करेक्ट है. Enzyme isolated from the organism who normally live under the extremely high temperature and they are stable and retain their catalytic power. और वो हाई टेम्परेचर कितना? 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा, जो y एक्सेस है वो क्या शो कर रहा है आपका? y एक्सेस, y एक्सेस क्या शो कर रहा है यहाँ पे? लगाओ दिमाग. x एक्सेस तो तुम्हारा सबस्ट्रेट शो कर रहा है, y तुम्हारा वेलोसिटी बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, वेलोसिटी. द सर्विक्स और पॉकेट ऑफ द एंजाइम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? बेटा सर्विक्सेस किसमें बनता है? सर्विक्सेस ये टर्शरी स्ट्रक्चर में बनता है क्या? टर्शरी स्ट्रक्चर.
न्यूक्लिक एसिड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। राइबोसोम एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, प्रोटीन कैटलिस्ट, एंजाइम। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट द हाई टेम्परेचर। अच्छा, ये ए, बी और सी कर लोगे। ए क्या होगा, दिस ए विल बी योर ट्रांजिशन स्टेट, बी तुम्हारा एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, सी तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। आ जाओ जी, कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, there are some nucleic acid which behave like an enzyme which is called a ribozymes. Ribozymes are the RNA molecules. There could be many more altered structural state between the substrate and the product in the enzymatic reaction. अब ये जो structural state है वो क्या है जी, unstable होता है क्या, जो intermediates होते हैं वो आपके unstable होते हैं क्या, they are unstable, untable है। Non-protein catalysts are called ribozyme. Ribozymes are chemically what? Deoxyribonucleic acid? नहीं, हाँ सर, नॉन प्रोटीन कैटलिस्ट को राइबोजाइम कहते हैं, बट राइबोजाइम्स एक्चुअली में क्या होता है बेटा जी, ये तुम्हारे राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट ए तुम्हारा करेक्ट है। बेटा कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। Increase in substrate concentration will increase the velocity of the enzymatic reaction at first, then it reaches its maximum and further increment does not occur. और आगे किसी प्रकार का भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। 166 में क्या डाउट है, सही है ना सारे के सारे बात, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ओके चलो अगला, change in the shape without breaking of the bond is called the physical process. When the bonds are broken and new bonds are formed during the transformation, क्या वो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होता है क्या, क्या केमिकल रिएक्शन है, यस सर, बोथ आर करेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रस रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा है, रेट बताओ। तो अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बोनिक एसिड के एवरी सेकेंड, अगर एब्सेंट रहेगा तो 200 ही मॉलिक्यूल बनेगा 1 घंटे में। मेलोनेट विल इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी को रोक देता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को रोक देता है कि नहीं। चलो, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू द 6 क्लासेस ईच विद द 4 to 13 सब क्लासेस, ईच क्लास इज नेम्ड अकॉर्डिंगली अ 3 डिजिट नंबर, नहीं सर 4 डिजिट नंबर। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। When a substrate is bound to the enzyme active site, the new substrate product is formed. उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अनस्टेबल स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट, उसे ट्रांजिएंट कहते हैं अपन। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टूवर्ड्स, किसकी ओर डिफ्यूज करना पड़ेगा, उसको डिफ्यूज करना पड़ेगा एक्टिव साइट की ओर डिफ्यूज करना पड़ेगा ऑफ द एंजाइम। और आपका ऑब्लिगेटरी कंपलसरी एक फॉर्मेशन होगा ना, ऑब्लिगेटरी देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इन अवर स्केलेटल मसल्स अंडर द एनारोबिक कंडीशन क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है क्या, ओके। और ईस्ट में तुम्हारे पास इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, इथेनॉल आपके पास बन रहा है। बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेस, ये सवाल अपन ने कल किया था, ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट है कि नहीं। ट्रांसफरेस, ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ द बॉन्ड, आइसोमरेसिस, इंटरकन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक एंड पोजीशन आइसोमर, लाइगेसेस लिंकेज करने में आपको हेल्प करेगा। इन द
per oxidase and a catalase, what is the prosthetic group which serve and what role it perform? per oxidase और catalase में प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है भाई? प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम होगा क्या, और ये एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, हीम। ओके, अगला। अच्छा, कौन सा करेक्ट होगा बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एंजाइम सबस्ट्रेट बनेंगे, पहले आएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट, और फिर बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। क्या एंजाइम कभी भी यूज होता है रिएक्शन में? कभी भी आपका एंजाइम यूज नहीं होता। विथ रेफरेंस टू एंजाइम कौन सा करेक्ट रिएक्शन है? होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। एपो एंजाइम कौन सा पार्ट है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है क्या? चलो, व्हाट विल हैपन टू एन एंजाइम व्हेन एपो एंजाइम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेटल कोफैक्टर? एक्टिविटी विल बी लॉस्ट। ओके, चलो, आइस मेल्ट कर गया वाटर के अंदर, ये कौन सा रिएक्शन हो गया? फिजिकल प्रोसेस हो गया। ब्रेकिंग और मेकिंग द न्यू बॉन्ड, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू द ग्लूकोज, ऑर्गेनिक। और प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। assertion, coenzyme is a non-protein group without which certain enzymes are inactive or incomplete। ये बात एकदम ट्रू है भैया, ये बात एकदम लेजिट है, एकदम फैक्ट है। coenzyme is not only provide a point of attachment of the chemical group being transferred but also influences the properties of the group। तो coenzyme तुम्हारे पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी को। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन आपका प्रॉपर्ली बता रहा है जी, है ना, प्रॉपर्ली समझा रहा है कि अगर कोएंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, रिएक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। एंजाइम हैज अ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, उसे क्या कहते हैं अपन? नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं अपन? कोफैक्टर। कोफैक्टर कहते हैं, कोफैक्टर। ओके, ठीक है, कोफैक्टर कहते हैं इसे अपन, क्या कहते हैं बेटा जी? कोफैक्टर कहते हैं। एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ अ टू कंपाउंड। भाई लिंकिंग करने का काम किस होता है? लिंकिंग लाइगेज का होता है, ये काम लाइगेज का होता है ना, लाइगेज का होता है। अब ये ए बी और सी बताइए, ए बी और सी, ये तुम्हारी एंजाइम एक्टिविटी है, बी पीएच है और सी तुम्हारा टेम्परेचर है। ओके, ये दोनों रह सकता है ना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बी तुम्हारा टेम्परेचर और पीएच कुछ भी रह सकता है, एनीथिंग एनीथिंग, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इट कैन बी तुम्हारा पीएच रह सकता है, तो टेम्परेचर भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेसिस कौन है? वो मैलोनेट है क्या? मैलोनेट है। अच्छा, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अ कोएंजाइम और अ मेटल आयन इज टाइटली बाउंडेड to an enzyme protein which is called a prosthetic group। A complete catalytically active enzyme together with its bound prosthetic group is called a apoenzyme। क्या इसे अपन apoenzyme कहते हैं क्या? apoenzyme कहते हैं इसे? नहीं सर, इसे हम लोग apoenzyme नहीं कहते हैं। apoenzyme तुम्हारे पास inactive enzyme होता है, apoenzyme तुम्हारा inactive enzyme होता है। रीजन गलत है, असर्शन तुम्हारा सही है, ये बात ध्यान में रखना। एपोएंजाइम क्या होता है बेटा? वो तुम्हारा इनएक्टिव एंजाइम होता है, और ये एक्टिवेशन करता है एंजाइम का कब? जब तुम्हारा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर बाइंड करेंगे तो होगा। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन द मेनी वेज। एंजाइम वर्क इफिशिएंटली एट अ हायर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हाइल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट गेट डैमेज। ये गलत हो गया, स्टेटमेंट बी तुम्हारा गलत हो गया बेटा। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं। The activity of enzyme can be affected by the change in the condition which alter the tertiary structure of the protein। ये बात सही है। This include the temperature, pH, change in the substrate concentration or binding of the specific chemical that regulates its activity। ये भी तुम्हारे पास करेक्ट है। So both the statement is correct, है ना। एंजाइम की एक्टिविटी तुम्हारी अफेक्ट हो जाएगी
अगर अपन ने स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर दिया तो। ठीक है, मजा आ गया? मजा आ गया? तो अपन ने दोनों चैप्टर से जितने पॉसिबल एमसीक्यूज, इससे बाहर आपका एनटीए सवाल नहीं बना सकता। 190 क्वेश्चंस अपन ने कवर किया। अभी आप लोग कमेंट कर देंगे आपका स्कोर, कौन सा क्वेश्चन आपका बहुत वीक रहा, कहां पर आपको गलती हुई, कहां पर आपकी गलती हो गई, कौन सा रॉन्ग है? सर रॉन्ग है? कहां पर रॉन्ग है? नहीं भाई, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, एवरीथिंग इज अ करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है, मैं उसके लिए आराम से करवाया। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। अगली क्लास 2 बजे होगी। अगली क्लास कितने बजे बेटा जी? 2 बजे, जहां पे फुल सिलेबस अपन मॉक टेस्ट करेंगे, 90 सवाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट में? गैस करो, टाइम तो गैस करो। 90 सवाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग 45 से 50 मिनट्स में। ओके, 184 रॉन्ग है क्या? रुक जा, 184 रॉन्ग कैसे हो गया भाई? ये करेक्ट है भैया, को फैक्टर ही है ना वो, ये तो को फैक्टर ही है। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, 166 भी देख लेता हूँ। सही है, को फैक्टर ही करेक्ट है वो। 166 में क्या दिक्कत है? एक मिनट यार, 166, ए नहीं भाई, राइबोजाइम्स हमारे आरएनए वाले करेक्ट है ये। तो यार कंफ्यूज मत क्या करो, एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, ओके चलो जी। कल सुबह भी तुम्हारी 10 बजे क्लास होगी। कल अपन प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रिवाइज करें। कल सुबह 10 बजे अपन सॉल्व करेंगे, कल 10 बजे सॉल्व करेंगे। ओके, 10 AM अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 PM पर अपनी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। ठीक है, सो यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं, इट इज वेरी वेरी बैड। प्लीज लाइक द वीडियो गाइस, लाइक द वीडियो। ओके चलो, मिलते हैं अपन फिर अगले क्लास के अंदर। अभी के लिए बस इतना है गाइस, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। ठीक है।